हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लूम सोलर। मेरा नाम है कुणाल और आज हम चलेंगे फरीदाबाद, जहां पे लूम सोलर का कॉर्पोरेट ऑफिस है। वहां से लगभग 45 किलोमीटर दूर मांगड़ एरिया में, जहां पर आज हम आपको दिखाएंगे इंस्टॉलेशन हमारी 5 किलोवाट की कैमल 100 लिथियम बैटरी का। तो आइए आपको दिखाएंगे हम कि कैसे हम लोगों ने इसको इंस्टॉल करा है और क्या क्या हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां आज हम इंस्टॉल करने आए हैं वो एक इंडिपेंडेंट फार्म हाउस है जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमारी टीम सबसे पहले ये डिसाइड करेगी, ये सुनिश्चित करेगी कि जो जो सामान आया है वो पूरा है या नहीं। आकाश के हाथ में आप फोन देख सकते हैं, वो लिस्ट में ये कंफर्म कर रहे हैं कि इंस्टॉलेशन के लिए जो जो सामान हमें चाहिए वो सारा आया है या नहीं। इस चीज को कंफर्म करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिकॉज अगर हम लोगों ने इंस्टॉलेशन एक बार स्टार्ट कर दी फिर हमें पता चलता है कि कुछ सामान मिसिंग है तो वो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर सकता है। इवन जो हमारे स्मॉल बॉक्सेस हैं हम उसके अंदर भी खोल के देखेंगे कि जो जो सामान हम लोगों ने मेंशन करा था कि इज इंपॉर्टेंट फॉर इंस्टॉलेशन वो प्रेजेंट है या नहीं। डीसी वायर्स आर देयर, हमारे लेग्स हैं, पर्लिन्स हैं, स्टैंड है, पैनल्स आर ऑल्सो देयर। नाउ धीरे धीरे करते हुए, एक एक करते हुए हम हमारा सारा सामान ऊपर लेके जाएंगे, कंसिडरेबल डिस्टेंस बनाते हुए, ताकि एक दूसरे को हम लोग चोट ना पहुंचाएं। सबसे आगे पवन जा रहा है, फिर उसके बाद आकाश जा रहा है। जो हमारा फार्म हाउस है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो एक इंडिपेंडेंट फार्म हाउस है जहां पे ग्रिड कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और पावर कट बहुत ज्यादा है। तो ओनर ने डिसाइड करा कि वो टोटली इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई चाह रहे हैं। नाउ जहां हमारी इंस्टॉलेशन होनी है, जो छत है उसके ऊपर, वहां एक एक करके हम अपना सारा सामान पहुंचाएंगे। हम लोगों ने लेग्स को पहुंचा दिया है, पर्लिन्स पहुंचा दिया है। अब मास्टर कार्टन बॉक्स में से हम अपने पैनल्स को निकालेंगे और उसके बाद इसकी लोडिंग ऊपर करनी स्टार्ट करेंगे। एक मास्टर कार्टन के अंदर 2 पैनल्स होते हैं, तो दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे और इंडिविजुअली उनको एक एक करके ऊपर लेके जाएंगे। सूरज ने अनबॉक्सिंग करनी स्टार्ट कर दी है। नाउ एक एक करके हम पैनल्स को निकालेंगे। वी हैव टू मेक श्योर कि जो अंदर वाला कार्टन है हम उसमें से इसको ना निकालें ताकि हमारे पैनल को डैमेज ना हो पाए। पवन और सूरज केयरफुली इस चीज को ऊपर लेके जाएंगे ताकि अगर बाई चांस इधर उधर थोड़ा सा भी हम टकराते हैं पैनल को तो उसके अंदर कोई डैमेज ना आए। वो सेफ्टी के साथ हम इंश्योर कर सके कि वो ऊपर जा रहा है। सौरभ और आकाश भी इस चीज के अंदर हेल्प करेंगे ताकि हम अपना काम जल्दी कर सकें और एफिशिएंटली कर सकें। ध्यान देने वाली बात यह है, हम लोगों ने इस इंस्टॉलेशन के लिए लूम सोलर का शार्क 440 वॉट सोलर पैनल चूज करा है फॉर 2 स्पेसिफिक रीजन। पहला कि शार्क 440 वॉट मोनोपॉक टेक्नोलॉजी का है एंड ये एक सुपर हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल है। तो अगर आपकी धूप कम है या फिर क्लाउडी वेदर है तो उस टाइम भी हमारे पैनल्स बिजली जनरेट करते हैं। हमारी टूल किट हमारे पास है, हमारी हैमर मशीन्स और इसके अंदर जो हमारे इक्विपमेंट्स है, जैसे अलग से एक हैमर, ताकि हम अपनी इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर सकें। हमारे सारी लेग्स, पर्लिन्स, मिडल जॉइंटर, इन सबको हम लोग डिटैच करेंगे, हम लोग अलग अलग करेंगे और टेपिंग को हटाना स्टार्ट करेंगे ताकि इंस्टॉलेशन का काम हम लोग स्टार्ट कर सकें। हमारा लाइटनिंग अरेस्टर फॉर प्रोटेक्शन पर्पस भी हमारे पास है। नाउ जैसा आपको पता है कि सोलर पैनल को लगाने के लिए मेजरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी छत को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। हमारे कस्टमर का यह मानना था कि जो उनकी टैंक है, वाटर टैंक, हम उसके ऊपर इसको इंस्टॉल करें ताकि गर्मी के टाइम शेड में उनका टैंक रहे और पानी जो है वो ठंडा रहे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि हम टैंक के आसपास ही हमारा पैनल और हमारा सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। नाउ इंस्टॉलेशन टीम ने छत के अंदर छेद कर दिया है ताकि हमारी जो लेग्स हैं उनको हम फास्टनर के थ्रू अच्छे से टाइट कर सके छत के अंदर।
सबसे पहले एक स्ट्रक्चर, हमारी लेग्स को, पर्लिन्स को एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में लाने के लिए हमारी जो बेस प्लेट्स है उसके थ्रू, नट्स, बोल्ट्स के थ्रू हम उसको टाइट करेंगे। लेकिन ध्यान हमें यह देना है कि हम उसे पूरी तरीके से टाइट नहीं करेंगे, फॉर वन स्पेसिफिक रीजन, कि बाद में अगर हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़े, हमारा कुछ एरर आ रहा हो, तो हम उसको आराम से रिजॉल्व कर सकें। सबसे पहला काम यह होता है कि जो बेस प्लेट होती हैं उनको टाइट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेग्स आपस में कनेक्ट होती हैं डिफरेंट, वो इन जॉइंटर्स, इन बेस प्लेट्स और मिडल प्लेट्स के थ्रू ही होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी टीम बहुत ध्यान से इस चीज पे फोकस कर रही है। बेस प्लेट्स लगाने के बाद हम लोगों ने लेग्स लगा दिए हैं, और जैसा मैंने बताया था कि ये लेग्स हमने बहुत टाइट नहीं रखे हैं, हमने थोड़े से ढीले ही रखे हैं, ताकि लास्ट टाइम, एंड टाइम पे जब हम पैनल्स लगाएं, कुछ एरर हो तो हम उस चीज को दूर कर सकें। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमारा स्टैंड है, ये नॉर्मल स्टैंड नहीं है, ये एक हाई राइज स्ट्रक्चर है। जैसा मैंने आपको बताया था, पीछे जो आप वाटर टैंक देख सकते, इसके ऊपर हमें शैडो लानी, तो हमें हमारे पैनल्स को एक सर्टेन लेवल तक उठाना पड़ा। उस उठाने के लिए हम स्पेसिफिकली हाई राइज स्टैंड को लगाते हैं, ताकि बिजली का जनरेशन भी अच्छा होता रहे, और जहां पे हमें शेडिंग चाहिए वहां पे हमें शेड मिलती रहे। आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट कि हमें जो हमारा स्टैंड है, जो हमारी लेग्स है, वो कहां लगानी है, हम ये मेक श्योर करेंगे कि जो छत के अंदर हमने छेद करे हैं वो सही जगह है या नहीं। इन सबको करने के बाद हम हैमर मशीन की मदद से छत के अंदर छेद करेंगे, ताकि हम हमारे फास्टनर्स को कस सकें। नाउ क्योंकि छत बहुत ज्यादा सॉलिड है, बहुत टाइट कंक्रीट की है, तो छेद को ऑप्टिमम रखने के लिए हम पहले ही उसके अंदर फास्टनर्स को डाल रहे हैं, एंड आफ्टर दैट जो हमारी लेग्स हैं, फास्टनर्स की मदद से हम उसको अच्छे से कस रहे हैं, ताकि एक स्ट्रेंथ हमारे स्ट्रक्चर को मिल सके और हम इसके ऊपर सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सके। हमारे 2 लेग्स खड़ी हो गई हैं। अब जो हमारे पर्लिन्स है, फ्रंट वाला और सबसे लास्ट वाला, हम इसको लगाएंगे, ताकि एक और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिल सके और हमें आइडिया हो सके कि हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम बहुत टाइट इसको नहीं करेंगे, ताकि एंड एरर्स को हम दूर कर सकें। फ्रंट और लास्ट वाले पर्लिन को लगाने के बाद जो हमारे बीच के 2 पर्लिन्स रह गए हैं, हम इनको लगाएंगे। नाउ यू कैन सी हमारा हाई राइज स्ट्रक्चर जो है वो दिखता कैसे है, कितनी ऊंचाई पे ऑलमोस्ट जाता है, और जो पीछे की लेग्स होती हैं उसको टाइट करने के लिए, उन पर्लिन्स को हमें टाइट करने के लिए थोड़ा सा हमें एक स्टूल या फिर एक छोटी लैडर की जरूरत होती है। नाउ कम्स द पार्ट हमारी जहां थर्ड लेग खड़ी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेजरमेंट के लिए हमने छत के अंदर एक ही जगह छेद करा था। नाउ बाकियों का रेफरेंस लेते हुए पीछे पर्लिन लगाएंगे हम, ताकि स्ट्रेंथ मिल सके, ताकि हमें एक फिक्सनेस मिल सके। तो बाकियों का रेफरेंस लेते हुए जो आगे की 2 लेग्स हैं, एक बीच वाली और सबसे आगे वाली, इसके लिए हम छत के अंदर छेद करेंगे, ताकि छेद बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो और आगे पीछे भी ना हो, और हमारी इंस्टॉलेशन के अंदर कोई इशू ना आए। हमारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे सारे पर्लिन्स लग चुके हैं, बीच वाले लग चुके हैं, आगे वाले लग चुके हैं। एक स्ट्रक्चर जो होता है सोलर सिस्टम का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, बिकॉज इसी के ऊपर आप अपने सोलर पैनल्स लगाते हैं, एंड वो आपको एक फिक्स्ड लोकेशन प्रोवाइड करता है। कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर दिखता है। नाउ कम्स द पार्ट जब हम अपने सोलर पैनल्स को अनबॉक्स करेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर स्टार्ट करेंगे। अगेन केयरफुली हमें इन चीजों को निकालना है, ताकि हमारे पैनल्स को कोई डैमेज ना हो। केयरफुली और धीरे धीरे हम इन्हें ऊपर लेके जाएंगे,
एंड इसकी इंस्टॉलेशन को हम स्टार्ट करेंगे। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था, हम लोग इस चीज के लिए लूम सोलर का शार्क 440 सोलर पैनल यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज अ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल। सो सबसे पहले हम लोग पीछे वाली जो हमारी स्ट्रिंग होगी, जो हमारी, इसको हम स्ट्रिंग 1 भी कह सकते हैं, तो हम सबसे पीछे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पीछे वाले पैनल्स की हाइट ज्यादा होगी और हमें इंस्टॉलेशन करते हुए कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि पीछे वाली रो को हम सबसे पहले खत्म करें और फिर हम आगे पहली वाली रो की तरफ बढ़ें। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 पैनल हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल हमने कर दिए हैं। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ 4th पैनल। चौथा पैनल भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। 1 पैनल इज लेफ्ट। फाइनली हमारा 5th पैनल भी आ चुका है। आप देख सकते हैं 4 ऑलरेडी हमारे पैनल्स लग चुके हैं। इस 5th पैनल को लगने के बाद हमारी एक स्ट्रिंग तैयार हो जाएगी। इस स्ट्रिंग की कनेक्शंस हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे सारे सोलर पैनल जो हैं वो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएं, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है सबसे पहले वो हमें इंपॉर्टेंटली खत्म करना है। क्योंकि इंस्टॉलेशन में ये एक थंब रूल होता है कि जब भी आप कोई काम करें तो सीरियल वाइज अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करें। तो हम लोगों ने एसओपी ये डिफाइन करा है कि हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लगाएंगे, उसके बाद पैनल्स लगाएंगे, उसके बाद हमारी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग और कनेक्शंस रह जाती हैं वो लास्ट पार्ट होगा। आप देख सकते हैं हमारी एक रो लग चुकी है। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ 2nd रो। हमारे इंस्टॉलेशन करते टाइम मौसम काफी खराब हो गया था शाम के टाइम, तो हमें काम काफी फास्ट करना पड़ा। हमारा एक पैनल लग चुका है हमारी 2nd रो का। नाउ वी विल बी वर्किंग ऑन द अदर पैनल्स ऑल्सो। हमारी 2nd रो के बाकी पैनल्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं। 2nd पैनल लगाएंगे। नाउ यूजिंग नट एंड बोल्ट हम इनको स्ट्रक्चर्स के ऊपर लगाएंगे, जो हमारे ओवल होल्स होते हैं पैनल में उसके थ्रू, ताकि पैनल्स हमारे स्टैंड के ऊपर, हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर लगे रहें। फॉर सुपरविजन पर्पस हमारे जो कस्टमर है वो भी देख रहे हैं कि हम वर्क कैसे कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं, वो कुछ पूछते हैं, तो वो डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि इस हाई राइज स्ट्रक्चर से कैसे हमारा जो वाटर टैंक है वो छुप गया है और इसको शैडो प्रोवाइड होगी। जहां फेसिंग हमारे सोलर पैनल्स हैं उस डायरेक्शन से हमें सनरेज मिलेंगी और उसकी वजह से जो हमारा वाटर टैंक है उसके ऊपर शैडो आएगा। प्लस इसके अंदर एक और चीज है जो हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारा जो पैनल होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, वो कितने डिग्री पे हम इंस्टॉल करेंगे। बिकॉज जो हमारी डिग्री है कि कितने डिग्री पे हमारा सोलर पैनल इंस्टॉल होगा वो डिपेंड करता है हमारे ऑल्टीट्यूड पे। क्योंकि मांगड़ एक हिल्स से कवर्ड एरिया है, तो यहां के लिए हमें ये देखना था कि सन जो है वो ऑप्टिमली कितने डिग्रीज पे बेस्ट प्रोडक्शन हमें प्रोवाइड करेगा। इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि गूगल के ऊपर सारा डेटा अवेलेबल होता है। नाउ हमारी 2nd स्ट्रिंग ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। हम लोगों ने 3 पैनल्स इंस्टॉल कर दिए हैं। नाउ 4th पैनल हम लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं शाम का टाइम हो चुका है, मौसम काफी खराब होना स्टार्ट हो गया था, तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि जो इंस्टॉलेशन है इसको हम एक दिन में फिनिश करेंगे एंड वायरिंग वाला पार्ट जो होगा वो हम 2nd डे फिनिश करेंगे। और जितना जल्दी हमसे हो पाया हम लोगों ने विद प्रिकॉशंस, विद सेफ्टी और विदाउट एनी एरर हम लोगों ने इस काम को कंप्लीट करने की कोशिश की है। मिडल पर्लिन के ऊपर हम लोग नट एंड बोल्ट
यूज करते हुए हम हमारे सोलर पैनल को लगाएंगे ताकि ये किसी भी तरीके से स्लाइड करके निकल ना जाए और गिर ना जाए। नेक्स्ट विल बी कमिंग आवर पार्ट द लास्ट सोलर पैनल जो हम लगाएंगे, एंड विद दिस हम अपने डे 1 का वर्क एंड करेंगे। हमारा लास्ट सोलर पैनल भी लग चुका है। नाउ जाने से पहले हम लोग एक बारी ये जरूर इंश्योर करेंगे कि हमारी जितने भी नट्स एंड बोल्ट्स है वो बहुत ज्यादा ढीले ना रह गए हों, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो गिर ना जाए और उसको और सोलर पैनल को कोई डैमेज ना हो जाए। With this we were through with our day 1 work। नया दिन, नई शुरुआत। हम लोगों ने जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको टाइट करना स्टार्ट कर दिया है। जो हमारी लेग्स हैं, बेस हैं, उसमें हमने मिट्टी डालनी स्टार्ट कर दी है। नाउ आप देख पा रहे होंगे कि पवन और आकाश जो है वो हमारी लेग्स को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक हाई राइज स्ट्रक्चर है, और जहां पे हमारी इंस्टॉलेशन हुई है मांगड़ एरिया में, ये बहुत ही विंडी एरिया है। तो ये जो एक्स स्ट्रक्चर है ये हमारी लेग्स को और हमारे टोटल सोलर पैनल्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे वो जितनी भी तेज हवा चले उसको विथस्टैंड कर सके और उसको कोई इशू ना आए और उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, कि हम अपने सोलर पैनल्स को इंटरकनेक्ट कैसे करेंगे और जो हमारा पावर सोर्स है फ्रॉम सोलर पैनल टू हमारा बैटरी एंड इन्वर्टर हम उस तक कैसे पहुंचाएंगे। यूजिंग अ क्रिम्पिंग टूल हम अपने MC4 कनेक्टर्स को DC वायर में कनेक्ट कर रहे हैं। क्रिम्पिंग टूल का फायदा ये है कि आपका जो DC वायर में MC4 कनेक्टर लगता है वो बहुत टाइट लगता है और उसमें कोई भी डैमेज के चांसेस नहीं होते। नाउ यूजिंग की हम हमारे MC4 कनेक्टर्स को भी टाइट करेंगे ताकि किसी भी तरीके के एरर की कोई रूम ना रहे। सेम हम अपनी दूसरी वायर के अंदर भी करेंगे। वायर कटर की हेल्प से हम जो हमारी शीट है उसको कट करेंगे, MC4 कनेक्टर लगाएंगे, अगेन यूजिंग अ क्रिम्पिंग टूल डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कितनी mm² की वायर है उसको क्रिम्प करेंगे। आपको क्रिम्पिंग टूल के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आपकी वायर 4² mm की है, 6² mm की है या 2² mm की है। अगेन हम अपने MC4 कनेक्टर्स को टाइट करेंगे। तो फ्रॉम बिलो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है आफ्टर इंस्टॉलेशन। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ वायरिंग जहां पे हम स्ट्रिंग्स को प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज 5 किलोवाट का हमारा सिस्टम है। तो इसके अंदर हमारी 2 स्ट्रिंग्स बनेंगी। जैसा कि आपने देखा था, जो ऊपर वाली लाइन थी सोलर पैनल्स की वो एक स्ट्रिंग बनेगी, नीचे वाली लाइन जो है वो दूसरी स्ट्रिंग बनेगी। यूजिंग केबल टाइज जो हमारी DC वायर है हम इसको हमारे स्ट्रक्चर के अंदर लगा रहे हैं फॉर बेसिक वन रीजन, ताकि हार्श वेदर के अंदर इसको मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो, या फिर अगर कोई वाइल्ड एनिमल या बंदर या कोई भी वाइल्ड एनिमल इसके ऊपर आता है तो जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स है कि वायर खिंच जाए, वायर टूट जाए, वो चीज ना आए। तो केबल टाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल टूल होता है आपकी वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा पैनल्स से वायर जो है स्ट्रक्चर के थ्रू जितना भी जा रहा है हम उसको जितना हो सके उतना स्ट्रक्चर के क्लोज रखें, जितना वायर को हम डैमेज से बचा सकते हैं उतना बचाएं। एंड जो हमारी केबल टाइज हैं उनको लगाने के बाद, उनको टाइटन अप करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसको वायर कटर की मदद से काट देंगे।
सिमिलरली जो हमारी पॉजिटिव पोलैरिटी है, वाइट जो हमारी रेड वायर है, उसको भी हम सेम तरीके से करेंगे और हमारी जो स्ट्रिंग है उसको प्रिपेयर करेंगे। ब्लैक वायर जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी के लिए है, रेड वायर जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए है। अब हमने अपने पैनल्स को वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। जस्ट टू मेक श्योर कि कोई इशू ना आए, हम लोग ये हमारी जितनी भी वायर है इसको फ्लेक्सिबल पाइप्स और पीवीसी पाइप्स जो होते हैं उसके थ्रू नीचे हमारी सप्लाई तक पहुंचाएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग फ्लेक्सिबल पाइप्स क्यों यूज कर रहे हैं। अगेन इसका एक सिंपल रीजन ये है कि जो हमारी वायर्स हैं वो डायरेक्ट सनलाइट और जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसको फेस करेंगी और उन हार्श कंडीशन से उनको बचाने के लिए, किसी भी टीयर या फिर कट से उनको बचाने के लिए हम फ्लेक्सिबल पाइप्स और पीवीसीज का यूज करते हैं। अगेन जो जॉइंट्स होते हैं उन पे हम टेपिंग करते हैं ताकि वायर टूट ना जाए। अगेन यूजिंग केबल टाइज हम इनको भी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ लेके चलते हैं एंड जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं उसके थ्रू हम इसको छत पे एंड जो हमारी दीवार होती है उस पे लगा लेते हैं। नाउ बिकॉज हमें एक फायदा ये था कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमें वायरिंग बाहर से ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो नॉर्मल वायरिंग है हमने उसी के साथ साथ हमारी वायर्स को भेज दिया। टू गिव प्रॉपर स्ट्रेंथ हमने स्ट्रक्चर्स को फास्टनर से टाइट करने के बाद इसके ऊपर सीमेंटिंग करी है। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ ACDB एंड DCDB, जहां हमने मार्कर की हेल्प से मार्किंग करके यूजिंग अ ड्रिल मशीन दीवार के अंदर ड्रिलिंग स्टार्ट करी है ताकि ऑप्टिमम हाइट के ऊपर हम अपना ACDB और DCDB को इंस्टॉल कर सकें। नाउ यूजिंग स्क्रू हम इसको फर्स्ट टाइट करेंगे, हम ऑप्टिमम हाइट पे इसको लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आकाश केयरफुली इस चीज को पूरी तरीके से टाइट कर रहे हैं ताकि कोई एरर का रूम ना रहे। और जहां पे हमारी मेन सप्लाई है हमने इसको वहीं लगाया है ताकि जो हमारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो नीट एंड क्लीन और जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा शॉर्ट रहें, ताकि इन केस फॉर फ्यूचर सर्विस पर्पस कोई इंजीनियर आता है तो उसको इशू ना आए। नाउ मेन सप्लाई बॉक्स को हमने ओपन करके देखा कि किस तरीके से हम जो हमारी सोलर वायर्स हैं इनको DCDB तक पहुंचाएंगे। अगेन नीट एंड क्लीन कनेक्शंस के लिए हम PVC पाइप्स एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स का यूज कर रहे हैं यूजिंग ऑप्टिमम डिस्टेंस ताकि वायरिंग में कोई इशू ना आए, हीटिंग की वजह से फायर ना लगे। हम लोग इसकी ऑप्टिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और DCDB के अंदर इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो DCDB है वो 2 in 1 out है। दैट मीन्स कि इसके अंदर 2 सोलर स्ट्रिंग आएंगी और वो कॉमन होके एक आउटपुट हमें प्रोवाइड करेंगे। नाउ हम लोगों ने कनेक्शन करने स्टार्ट कर दिए हैं। रेड, जैसा मैंने आपको बताया था, रेड स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, ब्लैक स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ये हमारी स्ट्रिंग 1 का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल DCDB के अंदर एंटर कर चुका है। नीचे हम इसको टाइटन अप करने के बाद जो हमारा कनेक्शन है वो करेंगे। हमारी स्ट्रिंग 2 का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल भी हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया है, नीचे से टाइटन अप कर दिया है। फ्लेक्सिबल पाइप्स हमने जितना हो सके उतना यूज करा है। नाउ आप आकाश को देख सकते होंगे कि इन्होंने 2 वायर्स और इंक्लूड करी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव रेड के लिए, नेगेटिव ब्लैक के लिए। ये हमारी आउटपुट वायर्स होंगी जो DCDB से हमारे इन्वर्टर तक पावर को लेके जाएंगी जो हमारे सोलर सिस्टम ने जनरेट करी होंगी। अगेन PVC पाइप्स और फ्लेक्सिबल पाइप्स पे हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि वायर्स जो है वो नॉर्मली ना रहें। नाउ आप देख सकते हैं हमारे जो सोलर पैनल से स्ट्रिंग की वायर्स आ रही थी वो हम कनेक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव हमने कनेक्ट कर दिए हैं। नाउ हम लोग इसके अंदर नेगेटिव भी कनेक्ट करेंगे।
ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो एक साइड से कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाए। जैसा आपने देखा था कि हमने ऊपर सोलर पैनल्स का कनेक्शन कर दिया था। जो सोलर वायर्स ऊपर से नीचे आ रही हैं वो डीसी डीबी के अंदर हमने कनेक्ट कर दी हैं, इनपुट हमने प्रोवाइड कर दिया है। नाउ एमसीबी से हम आउटपुट को भी कनेक्ट कर देंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा जो डीसी डीबी है वो 2 in 1 out है। दैट मीन्स 2 सोलर स्ट्रिंग इन होंगी और एक हमारा आउटपुट होगा। यहां से हम अपने कनेक्शंस को इन्वर्टर और मेंस के थ्रू लेके जाएंगे। द सेकेंड बॉक्स जो आप देख सकते हैं वो होता है एसी डीबी, जिसको हम यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए जब हम ग्रिड से पावर कनेक्टिविटी लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो किस तरीके से हुआ है। इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है, पैनल्स लग चुके हैं, स्ट्रक्चर लग चुके हैं, वायरिंग हो चुकी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारी बैटरी कैसे लगेगी वो बताएंगे अरुण सर और निशी सर इन डिटेल। इसमें सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले जब आपको बैटरी के साथ में 2 वायर भी मिलेंगे, जो कि एक पॉजिटिव का होगा जो कि रेड कलर में होगा और दूसरा नेगेटिव के लिए ब्लैक कलर में होगा। उनमें थिम्बल भी लगे हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इनमें ऑलरेडी थिम्बल लगा हुआ है। ओके। तो ये जो वायर होता है वो बैटरी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ होता है, यानी कि ये वायर में इतनी पावर होती है कि ये आराम से इस बैटरी का करंट कैरी कर सकता है। तो जो रेड वायर होगा ये पॉजिटिव के लिए होगा और जो ब्लैक वायर है ये नेगेटिव एंड के लिए होगा। आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है कि जो इसमें एमसीबी लगी हुई होती है, जब आप कनेक्शन करेंगे तो ये हमेशा ऑफ रहनी चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद आप ये हमने सेफ्टी के लिए इसमें कवर दिया हुआ होता है। ओके। तो जब कनेक्शन आप करेंगे तो इसको हटा लेंगे और कनेक्शन करने के बाद इसको लगा देंगे ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई टच ना करे, सेफ रहे। ओके, तो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपको ये स्क्रू दिया हुआ है, हम इसको ओपन कर लेंगे। ओके, तो इसको यहाँ से ओपन कर दिए। ये हमने ये ओपन कर लिया है। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, जैसे कि ये हमने अभी पॉजिटिव आउटपुट निकाला है, इस पे आप देख पाएंगे। तो इस पे हमने मार्किंग की हुई है, आउटपुट है, आउटपुट पॉजिटिव और ये आउटपुट नेगेटिव है। साइन हमने की हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम इसको इस तरह से, यानी कि आप हमें ये आउटपुट का ये बाहर की तरफ इस टाइप से रखना है और इसके बाद हमें इसको इस तरीके से बिल्कुल सेफ तरीके से हमको इसको लगा देना, टाइट कर देना है। और फिर स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। यानी कि ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस या बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मली एक आराम से इसको किया जा सकता है। यानी कि अगर मुझे आपको किसी को ज्यादा नॉलेज भी नहीं है इलेक्ट्रिशियन की, तो नॉर्मली बस एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और इजीली टाइट कर सकता है। ठीक है। दूसरा वायर, तो ये इस टाइप से हमने अब ये अच्छे से टाइट कर दिया है। एक बार देख लेंगे, बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो अब इसको फिर हम इस टाइप से प्रेस करके फिर लगा देंगे। ओके, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी वायर को भी हम सेम करेंगे। निशी जी, आप करना चाहोगे? एकदम। आई लव दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। कोई दिक्कत नहीं ना है इसको? कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान देने वाली एक चीज होगी, जब आप कनेक्शन करते हो तो दोनों टर्मिनल्स को एक साथ मत पकड़िएगा। अच्छा, ऐसा है? हाँ, और दोनों वायर टच नहीं होनी चाहिए। बाकी आप सिंगल हाथ से टच भी कर लोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, चलेगा। बाकी एमसीबी हमेशा ऑफ होनी चाहिए, ये ध्यान देना है जब भी आप कनेक्शन करते हो। जब आपका कनेक्शन हो जाता है तभी एमसीबी ऑन करना। मींस की बैटरी से हम वायर को कनेक्ट कर दिए। इसके लिए हमारे पास जो इन्वर्टर है वो है फ्यूजन 5 kVA 48 वोल्ट इन्वर्टर। ये इन्वर्टर है? जी बिल्कुल, ये एक इन्वर्टर है जो कि वॉल माउंट पे लगाया हुआ है। जो पहले जो इन्वर्टर आता था जो जमीन पर रखा हुआ, वो इन्वर्टर से ये अलग है? बिल्कुल, उससे ये थोड़ा अलग है। क्या होता था, ये इसमें एक तो ये ट्रांसफार्मर लेस है, तो आप इसको उठाएंगे भी तो इसमें ज्यादा वेट नहीं होगा। नॉर्मली जो आपका एक डबल बैटरी का इन्वर्टर होता है, करीब करीब उसके बराबर इसका वेट है। और दूसरा, ये स्पेशली लिथियम बैटरीज के लिए डिजाइन किया गया है। तो
इसमें काफी ऐसे फीचर्स भी है जो हम आपको दिखाएंगे अभी अंदर कि आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी होगी यदि आप लिथियम बैटरीज इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी कनेक्शन यहाँ पर कैसे होता है। तो इसमें जो कनेक्शन है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी जो बैटरी का कनेक्शन है। बैटरी के लिए 2 टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ओके, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो उस तरीके से हमने यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है। फिर इसमें एक कनेक्शन होता है यहाँ पर एसी के इनपुट के लिए। अच्छा, एसी इनपुट, इन्वर्टर में जो इनपुट आएगा। बिल्कुल, यानी कि जो बैटरी को अगर आपसे लोड अपना ग्रिड से भी रन कराना है या फिर बैटरी ग्रिड से चार्ज करनी है, तो उसके लिए इसमें ऑप्शन है कि आप एसी की सप्लाई लेके आप बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो और अपने घर के अप्लायंसेस भी चार्ज सकते हो। सेकंड इज इनपुट। थर्ड क्या है इसमें? थर्ड इसमें जो होगा ये होगा आपका एसी आउटपुट। ओके, यानी कि आपको जब आप इन्वर्टर लगा रहे हैं तो घर के लिए लोड तो आपको देना ही है। आउटपुट लोड के लिए। आउटपुट लोड के लिए है। ठीक है, उसके बाद क्या है ये सब जो दिख रहा है छोटे छोटे? ये छोटे छोटे इसमें क्या है कि इसमें हमने कुछ फैसिलिटीज भी दी हुई है, जैसे कि कस्टमर्स क्या होते हैं कि अभी तो उनका कम लोड है, जैसे कि मान लीजिए अब ये 5 किलोवाट का है, इनका घर का लोड है जो सिर्फ अभी 2 या 3 किलोवाट के आसपास ही चला रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं चला रहे हैं। ओके। लेकिन इन फ्यूचर अगर इनको एक लोड एक्सटेंड करना हो, जैसे कि मान लीजिए 8 किलोवाट तक जाना हो या 10 किलोवाट या 15 किलोवाट XYZ, तो क्या कर सकते हैं वो इसी सिस्टम को ज्यादा छेड़खानी ना करते हुए एक सेम सिस्टम पैरेलल में इसके ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, अभी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 3-4 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में जनरली क्या होता है कि एक बार में अपनी जरूरत के हिसाब से लगता है, जरूरत पड़ने पर और एक्सटेंड होता है। तो यहाँ पर एक पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, राइट अरुण? बिल्कुल। सो यहाँ पर ये सब कम्युनिकेशन पोर्ट दिया हुआ जिसके थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन होगा। और यहाँ पर और क्या है, ये क्या है? ये इसमें ये ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, जैसे कि आपको इन्वर्टर ऑफ करना है तो यहाँ से हम इसको ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं, यानी बैटरी के इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने का एक स्विच पॉइंट। ओके, सो अरुण, इंडिया में हार्डवेयर के इलेक्ट्रीशियन तो बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इंडिया की बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो इन्वर्टर बैटरी है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिक्स है, कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाए। तो इसका क्या गाइड है बेस्ट? जी, जैसे कि हमने अभी बात कर रहे थे कि ये जो इन्वर्टर है हमारा फ्यूजन 5 kV 48 वोल्ट, ये लिथियम और लीड एसिड सभी बैटरियों पे काम करता है। तो जो हमने आपको हार्डवेयर का तो बता ही दिया है कैसे कैसे होगा। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। यदि हम इसमें लिथियम बैटरीज, अपनी केएमएल बैटरीज लगाते हैं तो हमें इसमें क्या क्या सेटिंग्स करनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर पे ये एंटर का बटन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा अप्रोक्स 5 सेकंड्स के लिए। ओके, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे इस पे एक स्क्रीन आ चुकी है। इसे फर्स्ट पॉइंट जो है ESC लिखा हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाते रहेंगे और हर स्टेप का मैं आपको मतलब बताता रहूंगा कि इसका क्या मतलब है और इसमें आपको क्या सेटिंग्स करनी होगी। ठीक है, ठीक है। इसमें जरूरत का सेटिंग क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रीशियन इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसी समय कॉन्फ़िगर क्या करना जरूरी है? देखिए, इसमें अगर मेजर बात करें तो इसमें कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे कि एक होता है लोअर कट वोल्टेज, हायर कट वोल्टेज, फ्लोट वोल्टेज। वो हमें लिथियम बैटरीज के अकॉर्डिंग करनी होगी ताकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये अपना सेट हो सके। ये जो पॉइंट नंबर 26 है, ये बल्क चार्जिंग वोल्टेज के लिए यूज होता है। ये क्या होता है? तो इसमें जो हमें सेटिंग करनी होगी वो 54 वोल्ट करना है हमें, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बैटरी से ज्यादा चार्ज नहीं होगी। एक तरह से वो उसका मान लेते हैं कि उसका हायर कट है। 54 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद और कुछ है इसमें? बिल्कुल, उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 27 पर, जो कि है फ्लोटिंग वोल्टेज का पॉइंट। ओके। तो इस पे जो हमें सेटिंग करनी होगी वो हमें 53 वोल्ट करना होगा। तो ये फ्लोट वोल्टेज हमारी 53 वोल्ट सेट हो चुकी है। इसके अलावा भी कोई सेटिंग है? हाँ, इसके अलावा एक दो सेटिंग्स और होगी। दरअसल ये सिर्फ चार्जिंग प्रोफाइल से रिलेटेड ही सेटिंग्स है सभी, कि हमें वोल्टेज रेंज क्या रखना है ताकि अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्ली काम कर सके। अरुण, हमें एक बात बताइए, हम एक अननोन इलेक्ट्रीशियन है, फर्स्ट टाइम हम इंस्टॉल कर रहे हैं, हम ऐसे खाली कनेक्ट करके छोड़ दिए, क्या ये सिस्टम चालू होगा?
देखिए अगर आपने कनेक्शन ठीक तरीके से कर दिया है, हाँ। सेटिंग्स आपने इसके अंदर नहीं की है, हाँ। तो ये सिस्टम तो चालू हो जाएगा, हाँ। कोई इश्यू नहीं है। हाँ। लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग लाइफ में मतलब कि जब काफी टाइम इसको हो जाए 6 महीने साल भर, तो हो सकता है कि इन्वर्टर्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाए और उसमें क्या हो सकता है कि आपकी बैटरी भी खराब हो सकती है। तो इनिशियल 2 सेटिंग यदि हम 5 किलोवाट आवर की लगा रहे हैं पावर बैकअप, तो 2 सेटिंग कंपलसरी है। अरुण, हमें अब ये बताइए, इन्वर्टर बैटरी की कनेक्शन में जनरली ग्रिड से इनपुट और आउटपुट पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो लोग समझना चाहते हैं कि ये 5 किलोवाट का कैसे होता है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए यदि आपके पास, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी लगाया हुआ है जो हमारे मेन एलटी पैनल है, यानी कि मेन एमसीबी बॉक्स जहाँ से है, यहाँ से सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके। तो यदि आप इन्वर्टर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास, यानी कि मेन एलटी पैनल के पास लगा सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेन एमसीबी बॉक्स है, तो इसके लिए हमने एक सेफ्टी डिवाइस यूज किया है। इसको हम बोलते हैं ACDB, यानी कि AC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ओके। इसमें जो रहता है एक मेन MCB रहती है, SPD रहती है और नॉर्मल कनेक्टर्स रहते हैं। ओके। सो यहाँ पर इन्वर्टर से ग्रिड इनपुट आया हुआ है और ये यहाँ पर ये वायर है। बिल्कुल। अभी मैं इसमें समझाना चाहूंगा, जैसे कि ये हमारा मेन MCB हो गई, तो इसमें से हम इन्वर्टर के लिए इनपुट ले लेंगे। ये हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया और ये मेन इनपुट आकर MCB के नीचे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। फिर अब बारी आती है इन्वर्टर को इनपुट देने की, यानी ये अभी सिर्फ हमने ACDB में इनपुट लिया है, इन्वर्टर को कनेक्ट नहीं किया है। अब ACDB के थ्रू ये इन्वर्टर को इनपुट जाएगा, यानी कि इन्वर्टर के साथ में ग्रिड की कनेक्टिविटी हो चुकी है। ओके। और हमारी बैटरी और लोड इन्वर्टर से रन करा सकते हैं। सो अरुण, कई जगह पर ये देखने को मिलता है कि सिस्टम तो लग गया, सेपरेट सही चलता है, लेकिन जब ग्रिड की डिस्ट्रीब्यूशन करने की बारी आती है, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक काम करना चाहिए, आज के टाइम में कोई चेंज ओवर स्विच नहीं लगा हुआ है, इसकी कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा सेफ्टी मेजरमेंट बता सकते हैं, कैसे होगा? बिल्कुल। तो जब आप कनेक्शन करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया ये हमारा सिंगल फेज का सिस्टम है, ठीक है, लेकिन होम ओनर का जो है वो 3 फेज का सिस्टम है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक फेज हमें चूज कर लेना है, हम कौन से फेज से सप्लाई देंगे। ठीक है। उस फेज में हमें रेड वायर लगा देना है, यानी कि पॉजिटिव है, और जो हमारा न्यूट्रल रहेगा उसमें ब्लैक वायर लगा देना। ये न्यूट्रल और फेज का हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि काफी बार क्या देखने में आता है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा फेज है, इसकी वजह से सिस्टम खराब भी हो सकता है और प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये इन्वर्टर बैटरी का प्रोविजनिंग लग चुका है, ये इसका रहा ग्रिड इनपुट वायर। अभी यहाँ पर ग्रिड की सुविधा उतना नहीं है, जनरेटर से यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास है अपने छत पर 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। माइंड में कोई क्वेश्चन है यहाँ के रिगार्डिंग, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।